To my next video. In this video, I will discuss about the structure of stomata and heterotropic nutrition. So firstly, I will discuss about the structure of stomata. तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा लीफ की सरफेस पर पाए जाने वाले टिनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा केवल लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है ये डाइकॉट लीफ का स्टोमेटा है, और डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा में क्या क्या होता है देखिए। पहले स्टोमेटा में वन पेयर ऑफ गार्ड सेल होती है, वन पेयर ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होती है ये किडनी शेप होती है, लेकिन अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात करेंगे तो स्टोमेटा जो गार्ड सेल होती है वो डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप गार्ड सेल होती है। दिस इज द गार्ड सेल ऑफ मोनोकॉट लीफ। तो आप गार्ड सेल में डिफरेंस आप देख रहे हैं। फिलहाल ये एनसीईआरटी आपके 10th के सिलेबस में नहीं है कि मोनोकॉट लीफ में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, या मोनोकॉट लीफ के स्टोमेटा में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है। फिलहाल आप जान लें कि जो मोनोकॉट लीफ होती हैं उनमें गार्ड सेल डम्बल शेप का होता है, और ये जो आप गार्ड सेल देख रहे हैं ये किडनी शेप सेल है। तो एक स्टोमेटा में वन पेयर गार्ड सेल होती है और उनको सराउंड करने वाली ये सब्सिडारी सेल्स होती हैं, उनको सराउंड करने वाली ये सब्सिडारी सेल्स होती हैं। और आप देख रहे हो कि गार्ड सेल की इनर वॉल जो होती है वो थिक है। गार्ड सेल की इनर वॉल जो है आपको दिख रही है थिक है, और आउटर वॉल जो है वो थिन है, आउटर थिन वॉल ऑफ गार्ड सेल। हर गार्ड सेल में एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आपको दिख रहे हैं ये सब क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंट्रल में एक ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग। इसे आप बोल सकते हो स्टोमेटल ओपनिंग। देखना है कि स्टोमेटा खुलते कैसे। तो स्टोमेटा के खुलने के लिए गार्ड सेल का टर्जिड होना जरूरी है। ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल को टर्जिड होने के लिए इसकी जो सपोर्टिंग सेल है, जिसको आप सब्सिडारी सेल बोल रहे हो, ये सारी सब्सिडारी सेल्स है। तो सब्सिडारी सेल से वाटर जो होता है वो गार्ड सेल में जाने लगता है। आप देख रहे हैं सभी जगह से H2O जो है अंदर गार्ड सेल में आ रहा है। तो गार्ड सेल में पानी के आने से गार्ड सेल फूल जाती है या टर्जिड हो जाती है। तो टर्जिड होने से क्या होता है कि पूरी गार्ड सेल फूल जाती है, और फूलने से क्या होता है जो इसकी आउटर थिन वॉल है और ये जो इनर थिक वॉल है, ये दोनों वॉल बाहर की ओर डिस्टेंड हो जाती है या फैल जाती है या स्ट्रेच हो जाती है, और उसकी वजह से ये जो ओपनिंग है वो खुल जाती है अच्छी तरीके से, और यहाँ से गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्टोमेटा से आपको पता है, पहले डिस्कस हुआ है कि रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग से CO2 और O2 का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि स्टोमेटा की क्लोजिंग को ध्यान देना है कि कैसे क्लोज होता है स्टोमेटा। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है, और क्लोजिंग के लिए जरूरी है कि गार्ड सेल फ्लैसिड स्टेट में आ जाए। तो गार्ड सेल फ्लैसिड कब होगी? जब गार्ड सेल वाटर लूज कर देंगे। देखिए गार्ड सेल, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं H2O सराउंडिंग सेल में जा रहा होगा, H2O सब्सिडारी सेल में या सराउंडिंग सेल में जाता है, उसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड स्टेट में आ जाती है, मतलब वाटर लूज कर देती है, और ये अपना जो शेप है किडनी शेप सेल उसको ये इन्होंने लूज कर दिया है। अब आप देखेंगे कि गार्ड सेल के फ्लैसिड स्टेट में आने की वजह से जो ये ओपनिंग थी जो पहले खुले स्टोमेटा में मतलब काफी डिस्टेंट थी, फैली हुई थी, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनर थिक वॉल है वो अंदर की ओर आ गई है, उसकी वजह से जो है ओपनिंग पूरी तरह से लगभग बंद हो चुकी है, क्लोज्ड स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, तो इस तरह से गार्ड सेल के टर्जिड और फ्लैसिड कंडीशन में आते रहने से स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं।
अब हमें देखना है कि स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन में है कि मेनली दो फंक्शन है। पहला है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में आप पहले भी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है। और दूसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हमें देखना है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो द न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल। तो इसका मतलब हुआ कि कोई वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिशन और सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, और इस न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो फूड अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन और चौथा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। The nutrition in which any organism derive nutrients from plants and animals without killing them but causes disease in them is called parasitic nutrition। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिएंट डराइव करते हैं या न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं लेकिन बिना उनको किल किए, और लेकिन उनमें डिजीज कॉज करते हैं या उनको उनमें कोई इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में पैरासिटिक जो पैरासाइट हैं उनमें कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। कस्कुटा, कस्कुटा को अमरबेल कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया देखिए, कस्कुटा ऐसा प्लांट होता है जिसमें ना तो लीफ होती है और ना ही रूट होता है। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है जो किसी प्लांट बॉडी पर अगर चिपक जाता है तो उसी से पूरा जो है फूड भी लेता है और वाटर भी गेन कर लेता है। इसको ना फूड प्रिपेयर करना है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ना ही रूट की हेल्प से वाटर ड्रेन करना है सॉइल से। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। जबकि रैफ्लेशिया की बात करेंगे ये टोटल रूट पैरासाइट है, और जो है ये इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा फूल है रैफ्लेशिया, और ये सैंडल के रूट्स पे पाया जाता है। कस्कुटा और रैफ्लेशिया दोनों ही पैरासिटिक प्लांट है, दोनों ही पैरासिटिक प्लांट है। लेकिन पैरासिटिक एनिमल्स में आपका टेपवर्म, लीच, एस्कैरियस, टिक्स, ये सारे पैरासिटिक एनिमल्स में आ जाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये दूसरा पॉइंट है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर किसी भी लिविंग बॉडी या किसी भी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट जनरेट होता है उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहते हैं। या दूसरी बात हम समझ सकते हैं आप कि सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, सड़े गले या सड़ रहे ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया और फंजाई इसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल में आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो जैसे कोई डेड बॉडी, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, बाहर मर जाती है तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो अपने आप ही, अगर उसको कोई भी जानवर
मतलब जो स्कैवेंजर नेचर में है, जैसे वल्चर हो गया, और वल्चर या क्रोज, जिनको आप स्कैवेंजर मानते हैं, जो अपने आपके क्लाइमेट की, हमारे क्लाइमेट की सफाई करते हैं। अगर उनको ना भी खाएं तो भी धीरे धीरे करके वो बॉडी, मरी हुई बॉडी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? क्योंकि उनको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करते हैं, मतलब उनके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक फंजाई का, ईस्ट और मशरूम, ये दोनों सैप्रोफिटिक फंजाई हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, यह है भी। सैप्रोफिटिक फंजाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल में है बैसिलस रेमोसस और बैसिलस माइक्वाइट्स। ये दोनों ही बैक्टीरिया डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। आपको समझना है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो वर्ड है होलोजोइक, होलो मीन्स होता है सिमिलर, जोइक मीन्स एनिमल, मतलब एनिमल लाइक फीडिंग जिन ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होती है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जो एनिमल डायरेक्टली फूड को इनटेक करते हैं, उनकी बॉडी में उस फूड का ब्रेकडाउन होता है, और उस ब्रेकडाउन को डाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह का फीडिंग जिसमें इन्वॉल्व होती है उसे आप होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे डेफिनेशन लिखा है, सम ऑर्गेनिज्म इनटेक इंटायर फूड एंड ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड देयर बॉडी। पूरे फूड को अंदर ले लेते हैं और उसके बाद उसको डिकम्पोज करते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें अधिकतर जंतु, मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग शामिल है। अब हमें समझना है होलोजोइक न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन इसमें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका अमीबा, पैरामीशियम आते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, ये भी डायरेक्टली फूड इनटेक कर लेते हैं। और होलोजोइक इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि इसे एनसीईआरटी में जो हेडिंग है वो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन चूंकि ये होलोजोइक का ही पार्ट है इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको इंडिकेट किया गया है। फिलहाल आपको देखना है कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो जैसे ही कोई फूड इसके कांटेक्ट में आता है, ये फूड है, तो इसमें से अमीबा से स्यूडोपोडिया निकल आते हैं। स्यूडोपोडिया जो होते हैं फाल्स फीट को बोलते हैं। और जैसे ही फूड कांटेक्ट में आता है, इसका साइटोप्लाज्म अंदर की ओर धंसने लगता है और स्यूडोपोडिया इसको सराउंड कर लेता है फूड को, और इसकी वजह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें, इसको बोलते हैं फूड कप बोलते हैं। और धीरे धीरे जब ये फूड अंदर की ओर सिंक होने लगता है अमीबा में, तो फूड कप की मेम्ब्रेन जो टूट जाती है। मेम्ब्रेन टूटने से पूरा फूड एक वैक्यूम में आता है, इसको मेम्ब्रेन फिर से जुड़ भी जाती है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को फूड वैक्यूम कहते हैं। अब आपको तीसरे डायग्राम में देखना है, इसके अंदर फूड है, इसी बीच यहाँ पर इस वैक्यूम से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ भी जाती है, और इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अमीबा को दे देता है। दोनों वैक्यूल, फूड वैक्यूल, लाइसोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, और पूरा इस यहाँ पर फूड का डाइजेशन, ये फूड है और फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो सकता है। और जब फूड का डाइजेशन होगा इसके एंजाइम की हेल्प से, तो न्यूट्रिएंट जो फूड में न्यूट्रिएंट है वो डिफ्यूज होके बाहर आ रहा है। ये जो एरो दिखाया जा रहा है वो डिफ्यूजन दिखाया जा रहा है न्यूट्रिएंट का।
यहाँ पे एक कमेंट लिख के दे रहे हैं, देख लीजिए। डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिफ्यूजन of nutrients in cytoplasm। तो न्यूट्रिएंट सारे बाहर डिफ्यूज हो रहा है। ऐसे और दिखाते हैं न्यूक्लियस सभी सेल में अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस रहेगा, तो न्यूक्लियस यहाँ बना हुआ है। अब फोर्थ डायग्राम में आपको देखना है क्या हो रहा है। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और न्यूट्रिएंट सारे बाहर आ जाएंगे तो सारा न्यूट्रिएंट सेल यूज कर लेगी, और सेल द्वारा न्यूट्रिएंट को यूज करने की प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा तो उसमें केवल वेस्ट मटेरियल बचता है। elimination of food vacuole with waste। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फूड वैक्यूल जिसमें वेस्ट भरा हुआ है, वो वेस्ट अमीबा के पोस्टीरियर एंड से बाहर निकल रही है, यानी कि एलिमिनेट हो रही है। तो वेस्ट के मतलब सेल से कुछ बाहर निकलता है तो उसके लिए टर्म दिया गया है एक्सोसाइटोसिस। 9th में आपको बताया गया होगा, सेल से कुछ भी बाहर निकलता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब सेल में कुछ एंटर होता है तो यहाँ पे जो फूड इनटेक हो रहा है तो इसको आप एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे डाइजेशन और इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, या डाइजेशन के टर्म में या न्यूट्रिशन के टर्म में इसको आप ईजेशन भी कह सकते हो। मतलब जब कोई एनिमल बॉडी वेस्ट बाहर निकलती है उसको ईजेशन कहते हैं, और अगर एनिमल बॉडी फूड इनटेक कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? इंजेशन। ये चूंकि सेल के टर्म में है इसलिए यहाँ पे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस टर्म यूज किया गया है। तो इस तरह से अमीबा में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है या न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही जो है हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।